Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your revision series for your examination going to be held on 21st of May. जैसे कि हम अपनी अभी यूनिट 10 का रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें कमीशंस में हमने कुछ कमीशंस कल पढ़ लिए थे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी और एमपीपीएससी, राइट। तो आज हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड मध्य प्रदेश स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन एंड मध्य प्रदेश स्टेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन एंड सीएजी, ये सब हम आज देखने वाले हैं, राइट। और इसके बाद आप एक के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो बच्चे इंटरव्यू फेस कर रहे हैं उनके लिए एक सेशन रखा गया एक और, जहाँ पे कलेक्टर जो श्री हर्ष दीक्षित जी हैं वो आपको गाइड करेंगे, राइट। और हमारा फाउंडेशन बैच भी जो कि 25 ऑफ मई से शुरू हो रहा है हाइब्रिड मोड में, मतलब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको सब कुछ मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर दिस पर्टिकुलर नंबर। चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करने के पहले एक छोटा सा करेक्शन है। आप लोगों ने कल पढ़ा था मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि रिमूवल कौन करता है, हमने पढ़ा था गवर्नर, बल्कि गवर्नर नहीं, वहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। आपको क्या लिखना है वहाँ पे, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन में इनका रिमूवल कौन करता है, इनका रिमूवल होता है सेम एज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो प्रोसीजर हाई कोर्ट के जजेस की रिमूवल की होती है वही होता है, तो ये इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट हो जाएगा इसका आंसर, ना कि गवर्नर, राइट। बट इन्हें रिजाइन अगर देना हो और इनका अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वो गवर्नर ही करेगा, बट रिमूवल के लिए फिर ये प्रोसीजर होगी सेम एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। चलिए आज का पहला टॉपिक है हमारा सीएजी। दिखने में इजी लगता है बट बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं इसमें, 148 से लेकर 151 तक, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किस चैप्टर में दिया हुआ है, राइट, कौन से पार्ट में दिया हुआ है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो एक एक करके पूरे फैक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो देखते हैं पहले, फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 148, अंडर आर्टिकल 148 ये बनाया गया है। ये पार्ट 5 में है, चैप्टर 5 में है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 148 से 151 तक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सीएजी, आंसर विल बी पार्ट 5। कौन से चैप्टर में दिया है, चैप्टर नंबर 5। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि जो भी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके बारे में एक स्पेसिफिक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो वो होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, राइट। इसका टेन्योर जो होता है कैग का होता है 6 ईयर्स का या 65 ईयर्स का, विच एवर इज अर्लियर। प्रेजेंट में कौन है, कैग कौन है हमारे प्रेजेंट, कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। ये तो हो गया कैग के बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट इसमें बहुत सारे आर्टिकल भी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 148 से 151 तक। अब हम उसको भी देख लेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट जो है, और उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट में तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, बट फर्स्ट कौन थे, राइट, ये भी हम देखेंगे अभी। तो इसको एक एक बार देख लेते हैं, चलिए, राइट। देखिए, फर्स्ट सीएजी वाज वी नरहरि राव, ठीक है। एक ये याद रखिए आप, ये फैक्ट, फर्स्ट इंडियन सीएजी वाज नरहरि राव। इसके बाद करंट तो आपने देख ली, जो करंट के हैं गिरीश मुर्मू जी, वो कौन से नंबर के हैं, वो 14th के गए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आज तक नो वुमेन, कोई भी विमेन को कैग की पोजीशन नहीं मिली है, राइट। इसके बाद इनकी जो ओथ होती है वो किस में दी हुई है, एज पर आप लोगों को याद होगा थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ्स के बारे में दिया। अब मुझे आप बताएं कि थर्ड शेड्यूल में जो ओथ्स दी उसमें और किस किस के नाम पे, तो प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाएंगे, राइट। उसके बाद ही कैन नॉट होल्ड ऑफिस, ही कांट होल्ड ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, राइट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। ये इसलिए भी किया गया ताकि ये इंडिपेंडेंटली अच्छे से काम कर सकें बिना प्रेशर के, या इनको कोई ऐसा कोई ऑफर ना दे दे कि आप भाई ये कर लीजिए वो कर लीजिए। तो ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 148 के अंदर, राइट। तो ये आपको ये याद रखना, 148(4) में लिखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कौन कौन से हमने पढ़ा अभी कि ये किस पार्ट में है, राइट, पार्ट 5 में है, चैप्टर नंबर 5 में है, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर है, राइट। तो 148 में तो इसका इस्टेब्लिशमेंट है कि एक बनाया जाएगा। फिर आर्टिकल 149, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है कि ड्यूटीज
एंड पावर, ध्यान से सुनिएगा आप, ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ है ये, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CAG एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, जो लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट बोलेगा उसके हिसाब से इसकी ड्यूटीज एंड पावर रहेंगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया है, CAG ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट आया था। ठीक, अब ये भी पूछ सकता है कि ये एक्ट कब आया था, तो ये 1971 में आया था, राइट। तो आर्टिकल 149 बोलता है कि ड्यूटीज पावर जो CAG की हैं वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा, राइट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 151, इसमें CAG की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट रखेंगे, राइट, ये आपको याद रखना है, राइट, इनकी रिपोर्ट। उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो बच्चे अधिकतर मिस करते हैं, वो ध्यान रखिएगा, और नया भी है 279, आर्टिकल 279 आजकल बहुत एग्जाम से पूछा भी जा रहा है। क्या है ये, CAG विल डिटरमाइन एंड सर्टिफाई एनी टैक्स एंड ड्यूटी प्रोसीड्स, याद रख लीजिए। तो CAG डिटरमाइंस एंड सर्टिफाइज क्या चीज़, एनी टैक्स प्रोसीड्स। ठीक है, जो भी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या किस तरीके से डिटरमाइन करना है टैक्स को या सर्टिफाई करते हैं, वो कौन करेगा, CAG करेगा अंडर आर्टिकल 279। सो अंडर आर्टिकल 279 CAG हैज़ द पावर टू डिटरमाइन एंड सर्टिफाई एनी टैक्स एंड ड्यूटीज़, राइट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जो भी लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे हैं, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन बनाया गया, राइट। तो इसका पहले थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं ताकि आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों समझ में आ जाए, राइट। एक तो पहले आप ये याद रखिए कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 16। ठीक, पार्ट नंबर 16 में आर्टिकल 338 बोल रहा है, क्या बोलता है ये कि अपॉइंटमेंट, अभी सुनते भर जाइए आप, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs, ये बोला गया आर्टिकल 338 में कि अपॉइंट किया जाएगा एक स्पेशल ऑफिसर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 18 नवंबर को, ये डेट याद मत रखिए और ईयर याद रखिए, 1950 को क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर, राइट, स्पेशल ऑफिसर बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। ठीक, तो पहले एक स्पेशल ऑफिसर था, वही ध्यान रखा था, बट इसके बाद अगस्त 9, ये इंपॉर्टेंट है, 1978, इसमें क्या किया गया, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए पहले एक स्पेशल अकेला ऑफिसर था, अब क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी मेंबर कमीशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टी मेंबर कब हुआ कमीशन, तो मल्टी मेंबर कब हुआ है, ये अगस्त 1978 है, सॉरी ये 1978। ठीक है, अब इस टाइम पे फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। इस टाइम फर्स्ट चेयरमैन थे भोला पासवान जी। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री जी, राइट। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, राइट। और जो करंट का अभी है वो तो बाद में आया है, ठीक है, वो अभी बाद में आया, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इन 1987 इसका नाम कर दिया गया क्या कमीशन का, नेम्ड द कमीशन एज नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। जो करंट नाम है वो कब से आ रहा है चलता हुआ, 1987 से। इसका उल्टा है, देखिए यहाँ 78 में मल्टी मेंबर बॉडी बनी, उसके बाद 87 में इसका नाम ये कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, देखिए आप, इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा किसको, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। अभी एक कॉमन चल रहा है, हाँ, SCs का भी और ST का। तो मार्च में 1992 में क्या कर दिया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किस चीज़ से डील करता है, आपसे ये पूछ लेगा, राइट। तो वो करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। यहाँ तक क्लियर है। इसमें जो चेयरमैन थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब मिल गया उसके बाद पहले चेयरमैन जो बने हैं वो H रामधन जी हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, एक तो जब पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बनी तो भोला पासवान शास्त्री जी थे और यहाँ पे H रामधन जी हैं,
राइट, यहाँ तक कहानी चलते आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, 1999 में क्या बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई अलग से, और अल्टीमेटली फिर 19 फरवरी 2004 को क्या किया गया, बाय, ये भी ध्यान रखिएगा, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 क्या किया गया, अंडर आर्टिकल 338 ए अलग से बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कब बना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग से 19 फरवरी 2004 सेपरेट कर दिया गया। तो एक बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और एक बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ तक क्लियर है आपको। एक बार इसको फिर से आप देख लीजिएगा कि पार्ट 16 में दिया है आर्टिकल 338 में कि अपॉइंट करेंगे स्पेशल ऑफिसर को, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ SC एंड STs के लिए। उसके बाद 1950 में एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया, बट 1978 के अगस्त में फॉर्म की गई एक मल्टी मेंबर कमीशन। इसको मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया, जिसके पहले चेयरमैन थे भोला पासवान शास्त्री जी। फिर 87 में क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST नाम रखा गया इसका। फिर 1992 में मार्च में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद अलग से एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री खोली गई 1999 में, और फिर 19 फरवरी 2004 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग कर दिया गया। तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद अब मेन आ जाइए, कब बना, अभी मैंने आपको बताया 19 फरवरी 2004 में बना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपोजिशन क्या रहता है इसका, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स रहेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। कौन सी टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि एक आर्टिकल के थ्रू आया हुआ है। फिर टेन्योर इनका 3 इयर्स का रहता है। प्रेजेंट चेयरमैन आप यहाँ देख सकते हैं विजय संपला जी हैं। इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। वो जो आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमेंडमेंट है, जैसे 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, और कब वो मल्टी मेंबर बॉडी बनी ये भी याद रखना है, राइट। तो इनको मेमोराइज अच्छे से आप कर लीजिएगा, राइट। अब इसके बाद कुछ और आर्टिकल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो हैं जैसे कि आर्टिकल 330, ये क्या बोलता है, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन लोकसभा। लोकसभा में रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है SC STs को, वो दिया जा रहा है आर्टिकल 330 के थ्रू। बट एक बात ध्यान से रखना आपको, ये लोकसभा में दिया जा रहा है। देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन का ऐसा प्रोविजन नहीं दिया हुआ है इस आर्टिकल में, राइट। उसके बाद एक आर्टिकल आप एक और याद कर लीजिए 332। यहाँ पे क्या होगा, सेम वही चीज़ है, रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में कहाँ पे दिया, आर्टिकल 332 में। और इनको पावर होती है अंडर आर्टिकल 338। कौन सी पावर होती है, पावर ऑफ सिविल कोड। ये आपको याद रखना है, पावर ऑफ सिविल कोड। ये भी पूछता है कि इनको पावर होती है कि नहीं, सिविल कोड की पावर इन्हें होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, राइट। जो अब हम आगे देखेंगे वो है मध्य प्रदेश स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन। मध्य प्रदेश का अपना एक अलग है, तो उसका कंपोजिशन क्या है, 1+2, एक चेयरपर्सन है और 2 मेंबर है। तो चेयरपर्सन कौन है अभी प्रेजेंटली, भूपेंद्र आर्य जी। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ईयर 1995 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका भोपाल में है। रिजिग्नेशन ये गवर्नमेंट को देंगे, अपॉइंट भी इन्हें गवर्नमेंट करती है। टेन्योर क्या है इनका भी 3 इयर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेन्योर यहाँ पे भी 3 इयर्स है, वहाँ पे भी 3 इयर्स है। यहाँ पे मगर नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का, तो वहाँ पे कितना है, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर हैं। यहाँ पे एक चेयरपर्सन और 2 ही मेंबर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम रहेगा, कब तक, 19 फरवरी 2004 में इनका सेपरेशन हुआ था। ये हम आपके साथ डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, राइट। फिर इसके बाद क्या होगा, कंपोजिशन इसका भी 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स होंगे। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 338A इसे बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना, 338A पार्ट 16 में है। ये भी पार्ट 16 में है, राइट। टेन्योर इनका भी 3 इयर्स का है, राइट। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, हर्ष चौहान। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंदौर के हैं। हर्ष चौहान जी कहाँ के हैं, इंदौर के हैं, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को हेड करते हैं, उसके चेयरमैन है ये, उस कमीशन के। अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करेंगे, रिमूव भी इनको प्रेसिडेंट करेंगे। और इसे भी क्या है,
पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इन्हें भी पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, राइट, अंडर आर्टिकल 338A8, ये याद करने की जरूरत नहीं, बट इतना याद रखिए कि सिविल कोर्ट का इन्हें भी पावर मिला हुआ है, राइट। अब ये हमने पढ़े थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब होने के बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। देखिए इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ है। एससी का भी कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश का 1995 में, ये कॉमन है, राइट। इसके बाद इनका भी हेडक्वार्टर भोपाल में है, उसका भी हेडक्वार्टर भोपाल में है, राइट। बेस क्या बना था इसका, मध्य प्रदेश स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट। तो ये कौन सी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना आपको, मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर, और टेन्योर क्या होगा इनका 3 इयर्स का। देखिए मोर और लेस सेम है, सिमिलर से हैं, जो भी चेंजेस हैं आप उसको देख लीजिएगा। कंपोजिशन यहाँ पे 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है जो मध्य प्रदेश का, और यहाँ पे भी 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, ये भी कॉमन है। हेडक्वार्टर भी कॉमन है, भोपाल में है, 95 में बने हैं दोनों, ये भी कॉमन है, राइट। अब आपसे ये भी पूछ सकता है मध्य प्रदेश स्टेट शेड्यूल ट्राइब एक्ट कब आया था, तो 1995 में आया था। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है यहाँ पे, नरेंद्र मारावी जी हैं। नरेंद्र मारावी जी मध्य प्रदेश स्टेट ट्राइब कमीशन के चेयरपर्सन है। अब देखते हैं इसमें एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनका अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल या सर्विस कंडीशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से देखिए, ये पिछले बार इससे एक क्वेश्चन भी आया है एमपीपीएससी में। द कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, द कमीशन फॉर मध्य प्रदेश ट्राइबल डेवलपमेंट कमीशन, जो भी कमिश्नर होगा किसका, मध्य प्रदेश ट्राइबल डेवलपमेंट कमीशन, एक कमीशन है मध्य प्रदेश ट्राइबल डेवलपमेंट कमीशन। कब बनाई गई है, 29 सितंबर 1994। तो इस पर्टिकुलर जो कमीशन, कौन सी कमीशन, मध्य प्रदेश ट्राइबल डेवलपमेंट कमीशन, मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन बनाया गया है। उसके जो भी कमिश्नर होंगे, हेड होंगे, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस कमीशन, मतलब इस कमीशन के वो मेंबर रहेंगे ही रहेंगे। कौन, कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश ट्राइबल डेवलपमेंट कमीशन, राइट। तो इसके जो कमिश्नर होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग से बनाया गया, फॉर्म्ड इन 14 जनवरी 1993, आर्टिकल 338B। अब ये आपको ध्यान रखना है, एक था 338, एक है 338A, फिर 338B, तो ये अलग अलग है, तो याद रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को कब मिला, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो ये भी याद रखना है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से डील करता है, राइट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कंपोजिशन क्या है, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स। देखिए इन सब कमीशंस को एक साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मोर और लेस बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं इसमें, और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी सिमिलर सा है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, देखिए सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, बट वो एक जगह हो और एक इस सीक्वेंस में आपने पढ़ा हो उसे, कि आप इजीली उसको याद कर पाएँ, कंपैरेटिवली आप उसको कंपेयर कर पाएँ एक दूसरे कमीशन से, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो ये भी कौन सी बॉडी होगी, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी अंडर आर्टिकल 338B। टेन्योर इसका भी सेम है, 3 इयर्स का। प्रेजेंट चेयरमैन आप देख सकते हैं हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं, ही इज़ अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, राइट। अब आर्टिकल कुछ और बता देता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट। अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे पीछे, रिकॉल करने की कोशिश करिए। व्हाट इज़ आर्टिकल 330 एंड व्हाट इज़ आर्टिकल 332, राइट। रिकॉल करिए इसको, देखिए आपको याद होता है कि नहीं। तो मैं बता देता हूँ आपको, आर्टिकल 330 सेज दैट देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs इन लोकसभा, ठीक है, बट नॉट इन राज्यसभा। ये ध्यान रखना, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है। 332 में सेम चीज़ है, रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs इन स्टेट असेंबलीज, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 340 बोल रहा है, एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे किस चीज़ की, कि कौन कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है हमारे सोसाइटी में। उसके लिए क्या किया था इन्होंने, ये ध्यान रखिए, जनवरी 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई गई थी, हेडेड बाय काका कालेकर। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कब एक बनाया गया, टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जनवरी 1953। उसके बाद 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आया, इट वॉज हेडेड बाय BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसी को मंडल कमीशन भी बोलते हैं। तो मंडल कमीशन कब आया, 1979 में, राइट। अभी ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि अगस्त 2018 में क्या हुआ है,
आर्टिकल 338B वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने की, पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कब आया, उसके हेड कौन थे, आया है 53 में, हेड थे काका कालेकर। सेकंड आया 1979 में, कौन थे हेड, बीपी मंडल। तो ये सारे फैक्ट्स आप एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार दोबारा से जाके रिवाइज कर लीजिए। और अभी भी जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर्स के नोट्स की या मटेरियल की, दे कैन कॉन्टेक्ट ओवर दिस नंबर, राइट। अभी मॉक टेस्ट तो आप 50 नहीं कर पाएंगे सॉल्व, उसकी जगह आप 35 FLTs के भी एक टेस्ट सीरीज़ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप ऑनली एट 999 पे, तो कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज़। थैंक